अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आई होप आपको अब तक चैनल का फॉर्मेट पता हो हमारे शो का। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में मुझे कॉल कर सकते हैं। द नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या आप इस शो में हमें ज्वाइन करके अपना जो क्वेश्चन है इमिग्रेशन का वो आप लिख सकते हैं टैब पे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। बस इस बात का ख्याल रखें, हाय खान, हाय अननोन, बस इस बात का ख्याल रखें कि शो का फॉर्मेट ये नहीं है कि इसके अंदर मैं आपको किसी भी तरह की इमिग्रेशन की एडवाइस दूँ। इस शो का मकसद ये है कि मैं आपको इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन दूँ, इमिग्रेशन के पॉलिसी जो होम ऑफिस की जो कवानीन हैं, मैं उनके ऊपर आपको आगाह करूँ। तो बस इस बात का ख्याल रखें कि शो का फॉर्मेट एडवाइस देना नहीं है, सिर्फ आपको जो इमिग्रेशन के कवानीन है उनकी आगाही देना है और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इमिग्रेशन का कोई भी मसला मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, तो उसके लिए फिर आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा ये पर्सनल मोबाइल नंबर है जिस पर आप शो में कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी मसला है जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट चैट के ऊपर, और मैं उसका जवाब दे दूँगा। हमारा जो शो का टाइम है वो मैंने आवर से थोड़ा कम कर दिया है, तो होप आप इस बात को इन्जॉय करें। और इसके अलावा इस बात का ख्याल रखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ ट्राई किया करें कि शो को जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि जितने आप सवाल पूछें मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे दूँ। एंड उसके अलावा प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, वालेकुम अस्सलाम शानी, कि एवरी थर्सडे 6 o'clock मेरा प्लान होता है कि मैं आपके लिए अगर हाज़िर हो जाऊं, तो अगर आप उसको स्केड्यूल भी कर लें और आप सारों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप उसमें भी थोड़ा एडवर्टाइज़ करें कि हमारा शो होता है एवरी थर्सडे 6 o'clock, आई विल बी ग्रेटफुल। उसके अलावा आई होप यू लाइक जो मैं छोटी सी वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि जो लोग, हाय मंदी, कि जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्टेन टाइप के लॉ के बारे में आप प्लीज़ वीडियो बना लें, मैं उसको लाजमी बनाता हूँ। शानी, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपने मैसेज लिखना है तो प्लीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखें, सारों के लिए आई बी ग्रेटफुल। जहाँ तक बात है FLRFP एप्लीकेशन के टाइमिंग की, आजकल, पहले मैं लोगों को बोलता था कि जी 8 months to 1 year लगते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि बिटवीन 1 year to 1.5 year लग रहे हैं FLRFP एप्लीकेशन के डिसीजन को। तो साल से 1.5 साल का टाइम आप संभाल के रखें। अगर उससे पहले हो जाता है तो एक्सीलेंट, और ईयर टू ईयर एंड हाफ शानी आप दिमाग में रखो कि अब एप्लीकेशन का वेटिंग पीरियड है। अब्दुल्ला रिजवान लिखते हैं, आई मोर 19 year, I apply a medical case, nearly 20 year completed, soon can I wait सेम एप्लीकेशन? देखिए अब्दुल्ला, पहली तो बात है कि आपको पता है कि जो 20 ईयर की एप्लीकेशन है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एज लॉन्ग एज आप होम ऑफिस को ये प्रूव कर दें कि अब्दुल्ला यू बिन 20 years लिविंग इन दिस कंट्री, तो 20 ईयर की बेसिस पे आपको प्राइवेट लाइफ 2.5 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर कोई 20 ईयर से कम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, यानी कि वो 19 ईयर्स या 18 ईयर्स या 17 ईयर्स इस मुल्क में हैं, तो आपको भी पता है कि जो बार है प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन की, वो ये है कि देयर मस्ट बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी होम कंट्री में। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस थिंग, कि अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, वो आपसे आपकी बातें पूछ के बड़े आराम से आपको बता देंगे कि क्या वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का बार आप मीट करते हो या नहीं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं तारिक भाई हमारा वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल इस वजह से है कि वी हैव अ मेडिकल कंडीशन। तो पहली चीज़ है कि वी नीड टू नो कि उस मेडिकल कंडीशन की प्रोग्नोसिस क्या है, के प्लान किया, और कौन कौन सी मेडिकेशन के आप ऊपर हो। देन वी हैव टू कंपेयर दोज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी ये इंफॉर्मेशन है, कि आपकी होम कंट्री में इस बीमारी का या इस कंडीशन का क्या इलाज है, कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या गवर्नमेंट में फ्री इलाज अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या कॉस्ट है इस इलाज की, और अगर आप उस कॉस्ट को मीट नहीं कर पाए तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या डिस्टर्बेंस आएगी। ओनली देन आप देख सकते हो कि क्या वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का बार मेडिकल केसेस में मीट होती है या नहीं। तो इन चीज़ों को अब्दुल्ला देखना पड़ता है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, वो फिर पता चलता है। मुझसे एक और सवाल उसके अलावा पूछा गया है,
شانی کہتے ہیں کین آئی گو آن پرائرٹی سروس؟ FLR-FP کی پرائرٹی سروس بالکل ہے شانی. اف یو تھنک یو کین میٹ آل دی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ بالکل آپ پرائرٹی سروس کے لیے جا سکتے ہیں. عبداللہ لکھ رہے ہیں اسٹل پینڈنگ سیم اپلیکیشن 20 ایئرز. عبداللہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہو تو آپ کی کلاک رک جاتی ہے. تو اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالی اس وقت آپ کے 20 ایئرز نہیں تھے تو پھر آپ کو اس اپلیکیشن کو ودرا کر کے نئی اپلیکیشن ڈالنی چاہیے آن دا بیسس آف 20 ایئرز. بیکاز اگر آپ اسی اپلیکیشن کو پرسیو کرو گے تو ہوم آفس از ود ان دیئر رائٹ کہ آپ کو یہ ڈیسیجن دے کہ ٹھیک ہے ڈیٹ آف ڈیسیجن پہ 20 ایئرز ہو گئے تھے لیکن ڈیٹ آف اپلیکیشن پہ 20 ایئر نہیں ہوئے تھے, اس لیے ہم آپ کے ڈیسیجن نہیں دیتے. پھر یہ کہ اگر آپ کو رائٹ آف اپیل دیں اور آپ کورٹ میں جائیں تو جج کے پاس یہ آپشن ہے بیکاز آف اے سرٹن کیس لا ہائی کورٹ کا کہ جج 20 ایئر کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے آن دا ڈیٹ آف دا ہیئرنگ. لیکن تھوڑا سا قانون میں اب جو پروسیجر رولز ہیں ٹرائبیونل میں ان میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو پہلے کورٹ کے اندر ایک پرمیشن ڈالتے ہیں کہ کیا ہم یہ ایشو ریز کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ وہ کورٹ اس پہ نہ بولے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اف یو ہیو ٹو بائٹ ایٹ اے چیری, آپ دونوں بائٹ لیتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہوم آفس کے آگے اپنا پورا کلیم رد کر دیں اور ڈائریکٹ کورٹ میں جائیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا 20 ایئر پورے ہو گئے ہیں تو اس کے حساب سے اپلیکیشن ڈالیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. شانی لکھتے ہیں طارق بھائی آئی ایم فالوئنگ یو فرام دا لاسٹ 6 ایئرز. تھینک یو شانی. شانی میڈیا پہ میں جرنی از آلموسٹ 3 times that period, almost media کے اوپر. But if you've been following me for 6 years, that's brilliant. Thank you, Shani. Really appreciate that. سلیم PK سلیم الدین official لکھتے ہیں ہائی میٹ مائی وائف سوری آپ ذرا آگے چلے گئے. My wife is spouse visa changed into e-visa. She's going to Pakistan in December. What needs to do? دیکھیں آپ نے اپنا ای ویزا تو بنا لیا ہے. میک شور کریں کہ جو آپ کی پاسپورٹ ڈیٹیلز ہیں ای ویزا اکاؤنٹ آپ کی وائف کو اپنے موبائل فون پہ کنیکٹ کرنا آتا ہے. گو ٹو پاکستان. بہتر یہ کہ جس کوریئر سروس کو آپ یوز کر رہے ہیں جو بھی ایئر لائن یوز کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا اسٹاف کو کیا ٹریننگ حاصل ہے پاکستان میں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آئی یو اویئر کہ ای ویزے آپ شروع ہو گئے ہیں. بیکاز یہ بات تو 100% ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ای ویزے شروع ہو گئے ہیں, لیکن کہیں مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ ٹریننگ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہ ای ویزے دکھانے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. یہ کوئی ڈاکومنٹ میرے آگے سے ابھی تک نہیں گزرا. اگر کوئی کہیں بھی جاتا ہے اور ای ویزا یوز کر کے واپس آ رہا ہے پلیز مجھے رابطہ کریں, مجھے بتائیں تاکہ میں باقی لوگوں کو یہ انفارمیشن شیئر کر سکوں. تو ابھی تو میں لوگوں کو یہی بول رہا ہوں کہ جو ای ویزا پہ ٹریول کر رہے ہیں اٹس ویری ان نون ایک طرح سے پیریڈ ہے. پلیز یہ میک شور کر لیں کہ جس ایئر لائن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں آپ ان کو بتا دیں کہ جی ہمارے پاس ای ویزا ہے, تاکہ وہ کوئی نوٹ ڈال لیں آپ کے ٹکٹ کے ساتھ تاکہ جو ان کا سٹاف ہے وہ آپ کو بورڈنگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ تنگ نہ کریں آپ کی ہوم کنٹری میں. خان لکھتے ہیں ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس آفٹر این ای میل. آئی ڈونٹ نو آپ کس ای میل کی بات کر رہے ہیں خان بھائی, آئی ایم ناٹ فیملیئر ود دیٹ. لیٹ می جسٹ سی خان بھائی اگر مجھے نظر آ جائے کہ آپ نے کیا سوال پوچھا ہے. سوری آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ. شانی تھینک یو فار دیٹ. شانی لکھتے ہیں از دیر ریڈیوسڈ فی فار کپل فیملی اپلائنگ فار سٹیزن شپ جوائنٹلی چارج پر انڈیویژل. شانی مجھے شاہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ whether there is a reduced fee. I'll have to check that. اگر آپ اپوائنٹمنٹ بنا لیں I can check it, but unfortunately مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. I do apologize. کوئی مجھے ٹرائی کر رہا تھا کال کرنے کی تو I was reading the messages. لیکن اگر آپ دوبارہ کال کریں گے تو I'll pick that up. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام بھائی. سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہیلو ابھی آ رہی ہے جی, فرمائیں اپنا سوال پوچھ لیں. جی میں پوچھ رہا تھا کہ جو ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اگر شادی کی ہو تو وائف پریگننٹ ہو تو سوئچ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو بھائی, میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں جی جو ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اس ویزے کے اوپر آپ کوئی بھی سوئچنگ نہیں کر سکتے, پہلی بات.
سیکنڈ بات ہے کہ اگر آپ ایسے کسی ویزے پہ ہیں کہ آپ سوئچ نہیں کر سکتے اور آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ برٹش سٹیزن ہیں، تو ایک ہی صورت میں وہ آپ کو دے سکتے ہیں ویزا اگر کوئی ایکسیپشن آپ کے کیس میں اپلائی ہوتی ہے۔ اب ایکسیپشن دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایکسیپشن ہوتی ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ میں کوئی کوالیفائنگ چائلڈ ہے، میننگ اگر آپ کا بچہ ہو گیا اور وہ بچہ برٹش سٹیزن ہے تو دیٹس اے کوالیفائنگ چائلڈ، یا آپ کی ریلیشن شپ میں کوئی بچہ ہے جس کو 7 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے، دیٹس اے کوالیفائنگ چائلڈ۔ تو اگر آپ کی پیرنٹل ریلیشن شپ ہے کسی کوالیفائنگ چائلڈ سے، بے شک آپ اس کے بایولوجیکل پیرنٹ نہیں ہیں، ایز لانگ ایز آپ پیرنٹل رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایلیجبلٹی اسٹیٹس کی وجہ سے ریکوائرمنٹ نہیں بھی میٹ کرتے تو وہ اسپاؤس ویزا دے دیتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو ایکسیپشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر آپ یہ پروو کر دیں کہ دے وڈ بی انسماؤنٹیبل آبسٹیکل، کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ اپنی ہوم کنٹری نہیں جا سکتا۔ جو انسماؤنٹیبل آبسٹیکل ہے اس کا جو بار ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے، اس میں یہ بار نہیں ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ جی اس کا بار سمپلی یہ کہ جی وہ اب ادھر آ گئے ہیں پاکستان میں یا انڈیا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آئیں کوئی ہے نہیں، اس سے اٹس اے بٹ مور دین دیٹ، اٹس اے ویری سبجیکٹو ٹیسٹ۔ تو میرے خیال سے اتنے کم جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ان کی اپلیکیشن یہ ایکسیپشنس پہ پروو ہوگی یا نہیں، نیڈ مور انفارمیشن۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وزٹ ویزے سے آپ اگر سوئچ کرنے کی کوشش کریں گے اسپاؤس ویزے میں تو ایکسیپشنز کا سہارا لینا پڑے گا، ادروائز آپ کو سوئچنگ الاؤڈ نہیں ہے۔ ایس ایم لکھتے ہیں آرٹیکل 8 ان بنڈل آئی ول رائز نیو میٹر آرٹیکل 3 واٹ ٹائم گیٹ اپرووڈ ایچ آر او اینڈ ٹرائیبیونل۔ دیکھیں اگر ایس ایم آپ نے کہا آرٹیکل 8 ان بنڈل، یعنی کہ آپ کا آرٹیکل 8 کلیم آلریڈی جمع ہو چکا ہے کورٹ کے اندر، دیٹ مینز بنڈل کہ آپ نے بنڈل کورٹ میں جمع کرا دیا۔ اب آپ کو ایک اسپیشل اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے کورٹ میں ٹو ریز نیو میٹرز۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آرٹیکل 8 کے ساتھ آرٹیکل 3 بھی نئے میٹر کے اندر ریز کروں، تو پھر آپ آرٹیکل 3 کی اپلیکیشن ڈالیں گے ٹرائیبیونل میں کہ میں یہ نیو میٹر ریز کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بہاف آپ کے لائرز ڈالیں گے یا آپ خود ڈالیں گے، جو بھی آپ کا پروسیس ہے، اور کورٹ ہوم آفس سے اکثر کبھی کبھی پرمیشن مانگتا ہے کہ کیا آپ نئے میٹر کو ایکسیپٹ کرو گے یا نہیں۔ اگر ہوم آفس نئی میٹر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو آپ اپیل پہ بھی اس کو دوبارہ اپلیکیشن ڈال کے ریز کر سکتے ہو جج کے آگے جس دن آپ کی ہیئرنگ ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ایکسیپٹ نہ کریں اور جج بھی نہ بول دے تو پھر ظاہری بات ہے، جس طرح آپ نے خود بولا کہ آپ کو ایچ آر او کی الگ سے اپلیکیشن میڈیکل گراؤنڈ پہ ڈالنی پڑے گی، اگر وہ اپلیکیشن آپ کی ریفیوز ہوتی ہے اس پہ پھر آپ کو الگ سے رائٹ آف اپیل ملے گا۔ لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لیگل ٹیم پہ کہ وہ کس طریقے سے آپ کے کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا میں نیچے چاہتا ہوں، خان لکھتے ہیں سر فار withdrawing asylum and asylum seeker himself email to home office or take help from lawyer and how much time it takes after the email۔ دیکھیں خان بھائی یہ تو میں نہیں بتا سکتا how much time it takes because home office کبھی کبھی بڑا بزی ہوتا ہے، they can take up to 6 months to answer you۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان کو یہ انفارم کرنا کہ میں اپنا asylum claim کو withdraw کرنا چاہتا ہوں، it's not necessary کہ آپ اپنے lawyer کے تھرو کریں۔ if you have legal representation تو بہتر ہے اپنا کام ان کے تھرو کریں، لیکن اگر آپ کی لیگل ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو آپ بالکل اپنا کام خود بھی کر سکتے ہیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم۔ Are children free to include if we add them into citizenship application؟ شاہ انفارچونیٹلی نہیں، آپ جتنے بھی ڈپینڈنٹ بیچ میں ایڈ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں اتنی آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، فری نہیں ہے بھائی انفارچونیٹلی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی جی بتائیں، اپنا سوال پوچھ لیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ نا مجھے جیسے 5 ایئر کا پوچھنا تھا جی جی کہ 5 ایئرس کا جو کڈس کا وہ ہو رہا ہے تو چلتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا مطلب ہے یہ جو اسٹیٹلس والا کیس ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ ان شارٹ اسٹیٹلیس کیس اب نہیں ہوتے، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کیوں نہیں ہوتے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایم کے کیس کے بعد کہ جی اگر کوئی بھی انڈین بچہ ایز لانگ ایز اس کے پیرنٹس نے اس کی رجسٹریشن انڈین ہائی کمیشن میں نہیں کرائی اور انڈین ہائی کمیشن سے وہ ایک سمپل لیٹر لے لیں کہ جی اس کی رجسٹریشن ایز برٹش سٹیزن نہیں ہوئی، دیٹ وڈ ہیو بین سفیشینٹ ایویڈنس اور آپ اسٹیٹلس کی اپلیکیشن ڈال سکتے تھے۔ پھر قانون میں تبدیلی آئی، ہوم آفس نے کہا کہ یو مسٹ گیو اس اے ریزنیبل ایکسکیوز کہ آپ نے بچے کی رجسٹریشن
नहीं कराई, और उन्होंने अपनी पॉलिसी में भी लिखा है कि जस्ट बिकॉज आप असाइलम सीकर हैं और आपने या किसी और बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई इज़ नॉट गुड इनफ रीज़न, यू हैव टू गिव अ वेरी वैलिड रीज़न। और उसकी वजह से अब स्टेटलेस की एप्लीकेशंस ख़त्म हो गई हैं। एक बार जब ये लॉ आया भी था तो मैंने बोला था कि जो रीजनेबल एक्सक्यूज़ की डेफिनेशन है वो इतनी फास्ट स्ट्रेच नहीं है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर लिटिगेशन होगी और हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरर गाइडलाइन मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज़, कि हम बच्चे की स्टेट लिस्ट नहीं डाल सकते। लेकिन फॉर ऑल पर्पसेस जो सिंपल पहले होता था कि जी मैंने बस रजिस्टर नहीं किया, वो चीज़ें अब नहीं हो सकती। इस वजह से स्टेटलेस का इशू अब आ गया कि स्टेटलेस एप्लीकेशंस अब नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है तो फिर बिल्कुल मुझसे रब्ता करें, मैं आपका एक्सक्यूज़ सुन के आपको आइडिया कम अज़ कम दे दूंगा कि हाँ ये रीज़नेबल है भी या नहीं। लेकिन इन शॉर्ट मोस्ट ऑफ द एक्सक्यूज़ यही होते हैं लोगों के पास, जी हमने रजिस्टर नहीं किया बिकॉज हम ओवर स्टे थे या हमने कभी सोचा नहीं, तो दैट इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशेंट। आई थिंक मैंने शाह का जवाब दे दिया था। मैं अगले कॉलर की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी सर, अपना सवाल पूछ लें। हाँ, आप यूके का वीजा का एडवाइस दे सकते हैं? नहीं, वीज़ा एडवाइस नहीं शो में, ओनली इन्फॉर्मेशन। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन सर? स्पाउस वीजा का मैं यूके में रहता हूँ यस। और मुझे स्पाउस वीजा अप्लाई करना था ओके। और मेरे ना 1 ईयर लेट हो गया हाँ। स्पाउस वीजा, तो मैंने बस पूछा था इसमें कोई मसला तो नहीं है कुछ ऐसे जब मैं अप्लाई करूँगा वो कोई रिजेक्ट कर दे? आपके बच्चे हैं जी जी हाँ और दे ब्रिटिश सिटीजन्स? जी जी दोनों ब्रिटिश हैं। ओके, एंड योर वाइफ इज़ इन यूके, करेक्ट? जी 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 ओके, मैं भी अर्ज कर देता हूँ। देखें, अगर आपकी वाइफ के पास स्पाउस वीज़ा और आपने इन टाइम एप्लीकेशन उनकी एक्सटेंशन की नहीं डाली तो देन शी बिकम्स एन ओवरस्टे। मैंने क्यों पूछा कि आपके बच्चे हैं एंड आर दे ब्रिटिश, बिकॉज मोस्ट फैमिलीज जो इधर रह रही होती हैं इस अ नेचुरल प्रोग्रेशन के मेजॉरिटी के बच्चे होते हैं एंड दे आर क्वालिफाइंग चिल्ड्रन, मीनिंग दे ब्रिटिश चिल्ड्रन, या 7 साल से इधर रह रहे होते हैं, और इन मोस्ट केसेस दे जस्ट सिंपली ब्रिटिश चिल्ड्रन बिकॉज स्पाउस इंडेफिनेट या ब्रिटिश सिटीजन होते हैं, तभी स्पाउस वीज़े पे वो एप्लीकेंट आया होता है मोस्ट केसेस में। तो बिकॉज आपकी वाइफ के बच्चे ब्रिटिश हैं, ऑल्दो शी इज़ एन ओवरस्टे, आप जब स्पाउस वीज़ा डालेंगे तो दे कैन स्टिल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज यू विल अप्लाई अंडर द एक्सेप्शन, जिसमें ये होता है कि जी मेरे ब्रिटिश बच्चे, आई हैव अ पेरेंटल रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन एंड बी अनरीजनेबल फॉर द चिल्ड्रन टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तो उसकी वजह से ऑल्दो आप ओवरस्टे हैं, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए। एंड ये अलग बात है कि वो फिर मोस्ट लाइकली आपको 10 ईयर रूट पे डाल देंगे, यानी कि अगर आप 5 ईयर रूट पे थे, नाउ यू विल बी ऑन द 10 ईयर रूट, और जो आपकी क्लॉक है वो रीस्टार्ट होगी बिकॉज आपका गैप आ गया बीच में। तन्हा सिंह लिखते हैं, पाजी सत श्री अकाल तन्हा भाई, you didn't work in UK 5 years under EU scheme, how would you prove residency? देखिए जी, पहली तो बात है कि होम ऑफिस ने ये कहा था कि हम लोग HMRC, WP इन डिपार्टमेंट से चेक कर लेंगे आपका काम का राइट और आपके स्पॉन्सर को, और अगर हमें मिल गया तो हमें रेजिडेंसी कंफर्म हो जाएगी। अगर आप रेजिडेंसी कंफर्म करना चाहते हैं तो PAY और टैक्स के अलावा और भी बड़े तरीके हैं। आपका बैंक स्टेटमेंट होगी, जाहिर बात है बैंक के बगैर कौन गुजारा यहाँ कर सकता है, तो बैंक स्टेटमेंट्स होंगी। आपका मोस्ट लाइकली डॉक्टर या अकाउंटेंट होगा या एम्प्लॉयर होगा, चलो आप कह रहे हैं अगर काम नहीं भी कर रहे, आप पेंशन ले रहे हैं या किसी और टाइप की पैसिव इनकम ले रहे हैं, टैक्स रिटर्न तो फाइल कर रहे होंगे आप, तो अकाउंटेंट होगा। अगर वो नहीं है तो आपका GP होगा, GP नहीं है तो आपका लैंडलॉर्ड टेनेंसी एग्रीमेंट या मोर्गेज स्टेटमेंट होगी, या वो लोग होंगे जो आपको 5 साल से जानते हैं, कि जाहिर बात है बंदा कमरे में बंद करके तो नहीं रहता ना, बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, तो यू वुड हैव फ्रेंड्स, फैमिली जो यहाँ आपको 5 साल से तन्ना भाई देख रहे होंगे, दे कैन गेट विटनेस स्टेटमेंट्स के, देयर अवेयर कि आप इस मुल्क में रह रहे हैं। UK बॉय लिखते हैं, आई पुट ऐप बेस ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड बट डजंट, सॉरी वो बहुत ज़्यादा चला गया, सॉरी मैं आपका पढ़ने की कोशिश कर रहा था, आई लॉस्ट यू देयर, या बट डिडंट रिस्पॉन्स फ्रॉम होम ऑफिस,
आई डोंट नो आपको कितना अरसा हुआ है यूके बॉय एप्लीकेशन डाले हुए, बिकॉज आजकल 1 ईयर to 1.5 लग रहा है एप्लीकेशन का. अगर जल्दी आ गया तो एक्सीलेंट, बट 1.5 ईयर एप्लीकेशन के डिसीजन का आजकल लग रहा है. लॉली लिखती हैं, how many months of payslip do I need for part-time job to apply for spouse visa through carer allowance? देखिए जी, जब carer allowance आप टेस्ट मीट करना चाहते हैं तो वो एडिक्वेट मेंटेनेंस का है. तो एडिक्वेट मेंटेनेंस में वो ये कहते हैं कि द डेट ऑफ एप्लीकेशन पे यू मस्ट मीट द टेस्ट. तो ज़्यादातर हम उनको कहते हैं कि जी आप 3 मंथ्स की पे स्लिप लगा दें, लेकिन जो मेन चीज़ हमने देखनी है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन पे, मंथ ऑफ एप्लीकेशन में यू आर मीटिंग द टेस्ट ऑफ एडिक्वेट मेंटेनेंस. यानी कि अगर मैं किसी की एप्लीकेशन नवंबर में डाल रहा हूँ और उनकी पे स्लिप नवंबर की अभी नहीं आई, तो मैं ट्राई करूँगा कि अक्टूबर के मंथ के हिसाब से प्रूव करूँ होम ऑफिस को कि दे मीट द एडिक्वेट मेंटेनेंस टेस्ट. तो उसमें अगर पे स्लिप लगानी भी है तो 3 मंथ की इज़ मोर देन इनफ, लेकिन मेन उसमें जो की पे स्लिप होती है वो करंट मंथ की होती है, ताकि आप ये प्रूव कर लें कि डेट ऑफ एप्लीकेशन पे यू मीट द टेस्ट. आई डू अपोलोजाइज, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारों के मैसेजेस बड़े फास्ट गुजर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई कैन कैच अप विद देम, सो जस्ट बेयर विद मी, वरना आप शो में कॉल भी कर सकते हैं. खान लिखते हैं, सर सपोज टुडे आई विड्रॉ माई असाइलम, रफली हाउ मच टाइम टू लीव द कंट्री? देखिए खान भाई, जहाँ तक बात है कंट्री लीव करने का टाइम, वो सारा डिपेंड करता है कि आप वॉलंटरी जा रहे हैं या असिस्टेड जा रहे हैं. तो अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मर्जी से, उनकी मदद से जा रहे हैं, तो वो एक वॉलंटरी रिटर्न डिपार्टमेंट है, उनसे रब्ता करें, दे विल असिस्ट यू विद गोइंग. लेकिन अगर आप ऑन योर ओन जा रहे हैं तो एज लॉन्ग एज आपके पास पासपोर्ट है, आप टिकट लें और आप चले जाएं. और अगर आप चाहते हैं कि मैं टिकट ले लूँ, पासपोर्ट मेरा ओरिजिनल होम ऑफिस के पास है, तो वही वॉलंटरी टीम को कांटेक्ट करें, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम दे दें, 4-5 दिन का, तो वो पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट पे दे देते हैं. तो इट्स नॉट दैट मच कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, अनलेस आप असिस्टेड रिटर्न चाहते हैं, उसमें थोड़ा वेटिंग पीरियड है, लेकिन वो होम ऑफिस ही आपको बताएगा कि आजकल क्या वेटिंग पीरियड है. शाह लिखते हैं, क्रिएटेड ई वीज़ा अकाउंट विद पासपोर्ट बट माई पेंडिंग FL एप्लीकेशन नॉट शोइंग स्टेटस. शाह भाई, देयर वाज अ केस, अगर आप मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं, मैंने जिक्र भी किया था, आई थिंक मैं इस पर वीडियो भी बना लूँगा, IMA, जिसमें ये बात जज ने भी होम ऑफिस को बोली कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जब किसी की 3C शुरू हो जाती है, मीनिंग वीज़ा उनका ख़त्म हो गया लेकिन उन्होंने इन टाइम एप्लीकेशन डाली, उसको 3C बोलते हैं, तो जब 3C शुरू हो जाती है तो उनका स्टेटस चेक नहीं हो सकता ई वीज़ा के ऊपर. तो जो होम ऑफिस के लॉयर हैं उन्होंने ये बोला था कि दिसंबर के बाद होम ऑफिस इज ट्राइंग कि सिस्टम को इतना एडवांस कर दें कि जब आपका 3C भी एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका स्टेटस शो होगा, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि स्टेटस सिर्फ उस वक्त तक शो होता है जब तक आपके पास वीज़ा है. अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली और होम ऑफिस साल लगा रहा है, उसके डिसीजन में आपका स्टेटस शो होना बंद हो जाता है. और फिर आपके एम्प्लॉयर को अगर स्टेटस चेक करना है तो वो फैक्स के थ्रू सिर्फ चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस. ओके, आई थिंक लॉली मैंने आपका जवाब दे दिया है अबाउट पे स्लिप्स ऑन कैरियर अलाउंस. SM लिखते हैं, बंडल सबमिशन डेट इज 26th. I will raise new Article 3. What time approval new Article 3 from tribunal? देखिए जी, वो ये होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हैं किसी भी टाइप की ट्राइब्यूनल में, तो जो आपकी बाकी डेडलाइन है, जारी बात है वो फ्रीज हो जाएगी या एक्सटेंड हो जाएगी, बिकॉज ट्राइब्यूनल ने उस एप्लीकेशन को पहले कंसिडर करना है. और हम लोग तो ये करते हैं कि हम एप्लीकेशन कोई डाल रहे हैं न्यू इशू की और हमें पता है कि कोई डेडलाइन आ रही है, तो हम उसी एप्लीकेशन में ये भी लिख देते हैं कि हमारी डेडलाइन को पोस्टपोन कर दिया जाए इन ल्यू ऑफ दिस एप्लीकेशन. अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ट्राइब्यूनल टाइम कितना लगाता है एप्लीकेशन का जवाब देने में, तो आपने ऑनलाइन सबमिशन की, इट्स वेरी क्विक, बिकॉज वो स्टेज पे होता है जहाँ होम ऑफिस भी बड़ा क्विकली ट्राइब्यूनल को जवाब देता है. तो 4 वीक से ऊपर नहीं लगना चाहिए ट्राइब्यूनल को जवाब देने के लिए आपकी आर्टिकल 3 न्यू इशू रेज करने के लिए. जहाँ तक बात आती है डेडलाइन की, वो अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी है उनको अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, तो जब तक एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आता तो वो डेडलाइन एक तरह से ऑटोमेटिकली आगे एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन बीच में लिखना ज़रूरी है और गुड प्रैक्टिस है. यूके बॉय लिखता है, पुट
application base of British child but not any response yet, 6 months only. UK boy 6 months तो बड़ा कम टाइम है. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं यही लोगों को बता रहा हूँ कि 1 year to year and a half आजकल लग रहा है डिसीजन आने में. अगर किसी का जल्दी आ जाता है excellent, otherwise 1 year to year and a half you have to wait for a decision. लॉली ने लिखा है हाउ मच शुड बी कैलकुलेशन टू अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा विदाउट एनी जॉब विद बेनिफिट्स. देखिए पहली बात है लॉली कि अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आप स्पाउस वीज़ा फिर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज फाइनेंशियल मेंटेनेंस उनको माफ़ है जो पिप या कैरियर अलाउंस ले रहे हैं. तो अगर आप पिप या कैरियर अलाउंस ले रहे हैं तो उसका एक बड़ा स्पेसिफिक फार्मूला है जो अप्लाई करना पड़ता है. मैं उस फॉर्मूले की डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता बिकॉज वो फिर अब लंबी बात हो जाएगी क्योंकि मुझे स्पेसिफिक फिगर्स चाहिए आपसे, आपके रेंट और आपके रेट के. उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकम बेनिफिट उस कपल का कितना है, बच्चे हैं तो उसके हिसाब से, और फिर हमें एक फॉर्मूला डिवाइस करके बनाना पड़ता है. अदरवाइज़ आपकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली मुझसे पूछना है तो आई नीड टू आस्क यू सम वेरी पर्सनल एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शो का फॉर्मेट नहीं है. मैं एक बात सारों को बोल देता हूँ कि देखें शो का फॉर्मेट है कि मैं आपको इमिग्रेशन की डायरेक्शन दूँ, कानून के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, पॉलिसी आजकल क्या है होम ऑफिस की वो बता दूँ, एंड न्यूज़ दे दूँ. अगर आपने अपना कोई केस मुझसे स्पेसिफिकली करवाना चाहते हैं या डिस्कस पर्सनली करना चाहते हैं या मैं कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करूँ तो सबसे पहले आपको शो से हट के मुझसे रब्ता करना पड़ेगा. वो बड़ा आसान तरीका है कि आप मेरी पर्सनल नंबर है, आप उसमें मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें तो मैं आपको अपॉइंटमेंट का तरीका बता दूंगा. लेकिन इस शो में मैं केस स्पेसिफिक बातें नहीं कर सकता. मैं आपसे इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ और स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में और लॉज के बारे में आपको बता सकता हूँ. तो ये तो मैंने आपको बता दिया. लॉली केयर अलाउंस अगर आप ले रही हैं लॉरी तो बिल्कुल आपको 29,000 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसके लिए आई हैव टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला और हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि क्या आप एडिक्वेट मेंटेनेंस को मीट करते हैं या नहीं करते. I have settled status under EUSS. Do I still have to apply for e-visa? मेरा दिल का शाह. That's a very nice handle name. मेरे दिल का शाह. अगर आप EUSS स्कीम पे तो ऑलरेडी आपका ई वीज़ा अकाउंट खुला हुआ है बिकॉज जब आपने EUSS स्कीम पे अपने वीज़े कराए थे तो वो ई वीज़ा ही था. तो आप लोगों के जो EUSS के ऊपर हैं उनके तो ई वीज़ा ऑलरेडी खुले हुए हैं. ये बाकी ह्यूमन राइट, रेफ्यूजी और इधर उधर जो बाकी वीज़ों पे उनके लिए ई वीज़ा अकाउंट खुला जा रहा है. तभी जो लोग EUSS में उनको ई वीज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है. खान लिखते हैं सर वन लास्ट क्वेश्चन, एन असिस्टेड गवर्नमेंट फाइनेंशियल हम अप टू 3,000 इज इट ट्रू? मुझे खान एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि वो आजकल क्या दे रहे हैं. अगर आप असिस्टेड रिटर्न की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ ये फिगर लिखा हुआ है. आई अपोलोजाइज, मुझे ऑन बैक ऑफ द माइंड ये फिगर याद नहीं है. बाद में मुझसे अपॉइंटमेंट बना लें तो आई कैन गाइड यू कि ये वेबसाइट पे कहाँ कौन सा फिगर है जो आजकल है. अब मुझे ज़बानी याद नहीं है. ये किसी ने उर्दू में लिखा है. आई बी ग्रेटफुल अगर आप इंग्लिश में लिखें. आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. खान थैंक यू सो मच लिखते हैं. यू वेलकम खान. अशोक लिखते हैं व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ एम्प्लॉयर चेंज न्यू एंट्रेंट इन द यूके फॉर टियर 2? पहली बात है यू नॉट टॉकिंग अबाउट टियर 2 अशोक, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट स्किल्ड वर्कर बिकॉज टियर 2 अब ख़त्म हो गया. नाउ इट्स स्किल्ड वर्कर. लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग एक सक्सेस रेट. ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में जा रहे हैं. अब अगर कोई जॉब ऑरेंज की कर और एप्पल पे जा रहा है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी ना. आई डिडंट मीन द कंपनी ऑरेंज एप्पल, आई मीन कितनी ज़्यादा अगर डिफरेंस है बिकॉज सारी बात है दे वांट टू मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के लेवल पे है. एंड देन ऑब्वियसली उसके अलावा दे आर नाउ स्पेशली जो लोग बाहर से अप्लाई करें उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं. तो एज़ लॉन्ग एज़ अगर आपका इंटरव्यू होता है यू क्वालिफाई इन दैट इंटरव्यू. एज़ लॉन्ग एज़ जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको पता है, आपका जो स्किल सेट है, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को मैच करता है, देन ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आपको वीज़ा मिल जाएगा. सॉरी अगर आप इंग्लिश में लिखें आई विल बी ग्रेटफुल. नूर लिखती हैं सर हाउ लॉन्ग होम ऑफिस गिव रिस्पॉन्स फॉर DDV एप्लीकेशन एंड इनडेफिनेट? देखें जो आप DDV एप्लीकेशन डालते हैं वो होम ऑफिस बहुत क्विक जवाब दे देता है बिकॉज उनको भी पता है आपको बेनिफिट्स चाहिए ताकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस से पहले आप अपना बेनिफिट्स खुलवा लें. लेकिन अगर आपने बेनिफिट वाली एप्लीकेशन ही डाली, डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस की डाली है, तो जिस तरह मैंने आजकल लोगों को बोल रहा हूँ कि 1 ईयर तो ऑन एवरेज लग रहा है. अगर उससे पहले आ जाता है एक्सलेंट.
لیکن اگر ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن سے پہلے آپ نے وہ والی کنسیشنی اپلیکیشن ڈالی ہے کہ میرے بینیفٹس کھل جائیں، وہ ہوم آفس 2-3 منتھس میں ڈیسیجن دے دے گا. I was applied indefinite for my child, but today 7 month completed, no answer yet. بالکل میں نے اگر آپ میرے شو کو فالو کر رہے ہیں تو میں نے ابھی لوگوں کو بتایا کہ اب ویٹنگ پیریڈ از فرام 1 year to year and a half. تو اگر آپ کا 1.5 سال گزر گیا اور آپ کا ڈیسیجن ہے دین اسٹارٹ گیٹنگ ورڈ. لیکن اگر ابھی 1.5 سال نہیں گزرا تو جسٹ پلیز ویٹ کریں آپ لوگ. بکاز پہلے تو میں کہتا تھا ایم پی کو بولیں، اب ایم پی بھی جب ہوم آفس کو چیز کر رہا ہے تو ہوم آفس آگے سے ایم پی کو بھی بول رہا ہے کہ جی ہمارے پاس بہت برڈن ہے، آپ ویٹ کریں. تو اگر آپ کے 6 months ہوئے ہیں، 4 month ہوئے ہیں، تو ابھی تو آپ، میں کہتا ہوں کیوں میں بھی نہیں ہے، یو آر آؤٹ سائڈ دا شاپ. تو 1 سال سے 1.5 سال آج کل ویٹنگ پیریڈ ہے ان اپلیکیشنس کا، تو پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں. آج میں بڑی ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں ٹائملی مینر پہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا ہوں. جس طرح میں نے ساروں کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ شو میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چیٹ پہ لکھ رہے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چیٹ کے اوپر انگلش میں لکھیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا میں گیپ لے لیتا ہوں ایڈورٹائز کرنے کے لیے ہماری سروسز کو، کہ پلیز اگر آپ کہ ساروں کے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تو پلیز اگر ہمارے چینل کو ایڈورٹائز کریں، آئی ول بی گریٹفل. اور آپ کو پتہ ہے ایوری تھرسڈے آئی ول بی ہیئر فار یو گائز فرام 6 to 7. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. طارق بھائی وعلیکم السلام، کیا حال ہے طارق بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، بڑی مہربانی. طارق بھائی پہلے تو شو بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت زبردست آپ کا شو، انفارمیٹیو. تھینک یو بھائی، ویری کائنڈ اللہ آف تعالیٰ یو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ساروں کو دے، آمین. اور کوئکلی کویسچن یہ ہے طارق بھائی، جو یہ اوور اسٹیئنگ اور جو ایبسکونڈنگ ہے، یہ اس کا نیچرلائزیشن پہ کتنا افیکٹ ہے؟ یہ انفارمیشن چاہیے اس کی. اگر انڈیفینٹ ہونا تو اس کا افیکٹ مجھے بتائیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بتا رہے ہیں کہ وہ پھر بھی افیکٹ کرتے ہیں. پلیز کلیئر کر دیں ذرا. تھینک یو. تھینک یو جی. دیکھیں جی، آپ تو ہوم آفس سے اپنی پالیسی میں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اگر پچھلا آپ کا ایشو صرف اوور اسٹے اور ابسکانڈنگ کا ہے تو ہم آپ کی نیشنلٹی اپلیکیشن ایڈورس اسٹیٹس، ایڈورس ہسٹری کے اوپر ریفیوز نہیں کریں گے. تو اگر آپ کا میٹر صرف ابسکانڈنگ اینڈ اوور اسٹیئنگ ہے، بالکل آپ اپنی نیشنلٹی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. آف کورس ڈسکرپشن ان میں سیکرٹری اسٹیٹ کے پاس ہے، لیکن انہوں نے اپنی پالیسی میں ہی کہہ دیا، لا جو چینج ہوا ہے کہ اوور اسٹے اور ابسکانڈنگ کی وجہ سے وہ آپ کی اپلیکیشن کو نیشنلٹی کی ریفیوز نہیں کریں گے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام طارق بھائی. اللہ کا شکر. طارق بھائی میں دو چھوٹے چھوٹے سوال تھے کہ ایک جو نیشنلٹی جب آپ اپلائی کرتے ہیں بیسیکلی آپ تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھا دیں کہ یہ اس میں مطلب وہ کون کون سے پوائنٹ دیکھتے ہیں اور آپ مطلب نا. تو دوسرا یہ ہے کہ سر وہ اب میرا 16 اور 17 میں تھوڑا سا اب اسٹے کا پیریڈ ہے، تو اس میں میں نے وہ جو اپلیکیشن فارم فل کر رہا ہوں تو اس میں وہ اس طرح کا کوئی سوال نہیں آیا، صرف وہ کرمنل افینس کے بارے میں پوچھتے ہیں کافی چیزیں، اور اب اسٹے کے بارے میں کوئی بریچز وغیرہ کا وہ سوال نہیں آیا. تو اس بارے میں پلیز بتا دیجیے گا. میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ بالکل اوور اسٹے کا آیا سوال. اگر آپ اپنی نیشنلٹی کی اپلیکیشن دیکھیں تو اس میں ایک جگہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سب، اس کی مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں، بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیکرٹری اسٹیٹ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے بیکاز آپ کی ایڈورس ہسٹری رہ چکی ہے اور آپ نے قوانین توڑے ہیں. تو اوور اسٹے بالکل ایک قانون توڑنے کے برابر ہوتا ہے، لیکن ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ ہم اس کو اوور لک کریں گے. تو اکثر لوگ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو کہ طارق بھائی اس کا مطلب مجھے اوور اسٹے لکھنے کی ضرورت نہیں. بالکل آپ کو ضرورت ہے لکھنے کی، بیکاز اگر آپ بتا نہیں رہے نیشنلٹی اپلیکیشن میں کہ میں نے ایک زمانے میں اوور اسٹے کیا تھا، تو وہ ایک طرح سے آپ فالس ریپرزنٹیشن میں بھی وہ چیز آتی ہے. تو پلیز اگر کسی نے اوور اسٹے کیا کھل کے لکھیں، بیکاز ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ ہم اس کو اوور لک کریں گے، اور بالکل جگہ ہے فارم کے اندر یہ چیز ڈالنے کی. جہاں تک بات ہے کہ پھر بھی وہ کس وجہ سے زیادہ اسٹرانگلی دیکھتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فائنینشیل ساؤنڈنس، جس میں اگر آپ نے بینکرپسی کیا، این ایچ ایس کے پیسے او کرتے ہیں، ایچ ایم آر سی کے او کرتے ہیں، یا کسی گورنمنٹ ادارے کاؤنسل ٹیکس بزنس ریٹ آپ کے ذمہ لگے ہوئے ہیں وہ او کرتے ہیں، دیٹ از اے بگ ڈور ان نیشنلٹی اپلیکیشن میں. بینکرپسی ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جج کا آرڈر کیا تھا بینکرپسی کے اندر، بیکاز ہمیں پھر جج کا آرڈر لگانا پڑتا ہے بینکرپسی والا جو ہوتا ہے پٹیشن کا. جہاں تک بات آتی ہے فائنینشیل ساؤنڈنس کے بعد، اینڈ کوس کرمنل ریکارڈ بڑا میٹر کرتا ہے، بیکاز اب تھوڑا سا قانون چینج ہو گیا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا نا نان کسٹوڈیل سینٹنس میں 3 سال تک اپلائی نہیں کر سکتے تھے، اب وہ قانون چینج ہو گیا. تو اٹس ویری کیس بائی کیس سبجیکٹیولی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے کتنے نان کسٹوڈیل سینٹنس ہیں. لیکن اگر کسٹوڈیل سینٹنس ہے دین آبویسلی
काफ़ी इशू हो जाता है उसके साथ। तो इन चीज़ों को ये मेनली देखते हैं क्योंकि अब एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री को कहा थी। हाँ, लेकिन अगर आपने इलीगल काम किया है और टैक्स नहीं पे किया उसका वो एक अलग मैटर है, वो माफ़ी नहीं है। आई थिंक आपने भी लिखा है तारिक भाई बाय मिस्टेक 7 months हो गए एप्लीकेशन को, लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि 1.5 year तक तो यू हैव टू बी पेशेंट। अली नदीम लिखते हैं डू आई नीड B1 टेस्ट फॉर नेशनैलिटी और कैन आई यूज़ वन अप्लाइड फॉर इंडेफिनिट टू रिमेन। बिल्कुल, अगर आपने एक ऐसा टेस्ट दिया था इंडेफिनिट के वक्त जिसका अवॉर्डिंग बॉडी आज तक सिस्टम पे है, आप उस टेस्ट को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपनी नेशनैलिटी एप्लीकेशन के लिए। बट मेक श्योर कि जिस अवॉर्डिंग बॉडी का आपने इंडेफिनिट का टेस्ट दिया था वो अवॉर्डिंग बॉडी अभी भी होम ऑफिस के सिस्टम पे है, उनके लाइसेंस को इन्होंने रिवोक नहीं किया। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। जिस तरह मैं लोगों को बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। आप लोगों के अपने अपने चैनल्स हैं, प्लीज़ उस पर भी हमारे शो को एडवर्टाइज़ करें। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ हमारे चैनल पे, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप उन वीडियोस को भी एडवर्टाइज़ करें। उसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू एक्ट फॉर यू आपके किसी इमिग्रेशन के मैटर में, या मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूँ, तो इट्स वेरी ईजी, आप मुझसे रब्ता कर लें एंड आई विल डू दैट। उसके अलावा और लोगों को भी बताएं, आपको पता है हमारा शो एवरी थर्सडे 6 to 7 होता है, और अगर आप हमारे चैनल पे जाएं तो आप देखें कि आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोस फॉर यू रिलेटिंग टू डिफरेंट इमिग्रेशन टॉपिक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक या केस लॉ के ऊपर आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप उसके बारे में मुझे मैसेज कर दें एंड आई डू माई बेस्ट। अगर कोई केस लॉ है, आप चाहते हैं कि तारिक भाई इस केस लॉ के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें जो अभी आया है, चाहे वो कोर्ट ऑफ अपील का है, जुडिशल रिव्यू का है या नॉर्मल है, आई एम हैप्पी टू डू दैट एज लॉन्ग एज इट्स स्टार्ट केस लॉ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ इमिग्रेशन कवानीन की, आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट एज वेल। उस पर आप मुझे बस बता दें और मैं बना दूँगा, क्योंकि अभी भी जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि लोग क्या डिमांड करें, मैं उसके हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। मेरी लिस्ट में कुछ और भी वीडियोस हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगा जब मेरे पास टाइम हुआ, जिसमें USS सेटलमेंट स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं रखना चाहता हूँ लोगों के सामने, विच आई विल डू। उसके अलावा इस शो के अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप अपना मैसेज इंग्लिश में लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर, वरना उसके अलावा आप शो में टेलीफोन भी कर सकते हैं। 2-3 बातें, अगर किसी का भी कॉल नहीं है और अगर कोई मैसेज है, ऑफ कोर्स मैं आंसर करूँगा। कि बहुत लोग मुझे अब कहते हैं तारिक भाई वेटिंग पीरियड क्या है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1.5 साल अब हो गया है। कि पहले ही होता था कि हमें ईमेल मिली हुई थी होम ऑफिस से, मैंने कल भी जिक्र किया था एक और शो में, हमें एक ईमेल मिली हुई थी, मैं ईमेल पे होम ऑफिस को कांटेक्ट करता था और अक्सर उस ईमेल के जवाब में होम ऑफिस जवाब दे देता था 1-2 महीने के बाद। फिर उन्होंने वो ईमेल डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि अपने MP को बोलो, तो लोगों ने फाइंड माई MP के थ्रू MP को जाके बताया हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग और होम ऑफिस जवाब नहीं दे रहा। अब जाके बहुत लोगों ने मुझे बताया कि जी MP को भी एक स्टैंडर्ड जवाब होम ऑफिस देता है कि जी वी आर वेरी बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए अब मुझे समझ आ गई है कि 1-1.5 साल का वेटिंग पीरियड, अगर किसी का जल्दी आ जाता है एक्सेलेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी सर मैंने एक मशवरा लेना था, मैंने अभी को टिकटॉक से आपका नंबर लिया था। जी, मशवरा नहीं दे सकता, इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। मशवरा के लिए हैव टू मेक अ पर्सनल अपॉइंटमेंट शो से हट के, बट आई एम हैप्पी टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहती हैं। इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन ये लेनी है कि अगर CCJ लगा हो तो आप सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, वो डिपेंड करता है कि CCJ किस चीज़ का लगा है। अगर HMRC NHS या गवर्नमेंट के किसी अदारे की तरफ से लगा है, देन यू हैव टू गिव अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, बिकॉज वो फिर चाहेंगे। लेकिन अगर एक बिजनेस CCJ यानी कि थर्ड पार्टी आपने BT का देना था, किसी सप्लायर ने आपके खिलाफ CCJ लगा दिया है, तो वो आपको डिक्लेयर करके एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन कि आप उसके साथ कोई रीपेमेंट प्लान कर रहे हो या चैलेंज कर रहे हो, या यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्सप्लेनेशन। तो एज लॉन्ग एज आप उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके दे दें, देन यू हैव टू वेट कि होम ऑफिस वाला जो केस वर्कर है आपके फेवर में डिसीजन लेता है या नहीं लेता। वेलकम टू द शो, अपना सवाल पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से, थैंक यू भाई। सर क्विक क्वेश्चन था, मैं एज अ यूरोपियन डिपेंडेंट आया था मेरे फादर लॉ के नाम पर, लेकिन मेरे फादर लॉ रिटायर्ड हो गए तो मैंने उसके बाद अपना इंडेफिनिट अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था। उसके
बाद मुझे 10 इयर्स रूट पे मुझे जाना पड़ गया अपने फैमिली उसके बच्चे बड़े थे तो सर वो लेकिन मुझे लीगली 12 इयर्स हो गए हैं इस कंट्री में, तो मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ उस ब्याह पे कि नहीं? ओके, देखो जी, पहली तो बात है कि जब आपके यूरोपियन EUSS के अंदर आपके 5 साल हुए थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि वो उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ किए। बिकॉज अगर आप इस बात पे जाते हो कि जी मेरे लॉफुली 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंस पे पूरे हो गए हैं, तो पॉलिसी ये कहती है कि अगर उस 10 इयर्स के अंदर कोई भी टाइम आपका EUSS के अंदर स्कीम के अंदर गुजरा है वो लॉफुल होना चाहिए। तो अब कैच 22 ये है कि अगर EUSS का टाइम लॉफुल था तो उस पर आपको 5 ईयर के बाद क्यों नहीं सेटलमेंट मिली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होम ऑफिस ये चैलेंज कर सकता है कि जी हम EUSS का पीरियड आपका, ऑल्दो वीज़ा तो था आपके पास, लेकिन हम काउंट लीगल इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज आपने उस वीज़े के दौरान EUSS की सारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया। दिस इज़ द कैच 22। लेकिन आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि जब आपने अपना 5 साल के बाद अप्लाई किया है तो किस बेसिस पे होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ किया, स्पेशली अगर आपके पास EUSS का वीज़ा था। तो अब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है, तो अगर आप मुझे शो के बाद आराम से अपॉइंटमेंट बना के रब्ता करके मुझे वो सारी चीज़ें दिखाएं, देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई डू अपोलोजाइज, जब मैं इनसे बात कर रहा था somebody else was trying to call, अगर आप दोबारा कर लेंगे आई एम हैप्पी टू आंसर योर कॉल। तो मैं यही लोगों से कह रहा था कि एवरी थर्सडे 6 to 7 हमारा प्लान होता है टू कम हेयर और मैं आपसे इमिग्रेशन कवानीन की बात करूं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके केस के लिए रिप्रेजेंट करूं या कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करूं, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन गेट इन टच विद मी, और या आप दफ्तर में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं और इन पर्सन अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। तो मैंने वो आप लोगों से जिक्र किया था वेटिंग पीरियड का, तो प्लीज़ 1.5 साल दिमाग में रखें एंड बी वेरी पेशेंट विद द होम ऑफिस। होम ऑफिस के ऊपर इस वक्त बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स हैं जिसकी वजह से आप साल से 1.5 साल लग सकता है। अगर किसी का 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हम किसी को जानते हैं उनका 2 महीने में हो गया, आप क्यों बोल रहे हैं 1.5 साल लगेगा। तो मैं हमेशा लोगों से एक बात बोलता हूँ कि अगर आप ब्रोकन क्लॉक को भी देखेंगे ना पूरा दिन, तो 2 दफ़ा वो दिन में सही टाइम देगी। तो अगर कुछ ख़ास लोगों का या बाय फ्लूक किसी का जल्दी आ गया, डिसीजन डजंट मीन हर एक का आएगा। 1 to 1.5 ईयर वेटिंग पीरियड दिमाग में लगा के चलिए। आई होप कि दिसंबर के बाद जब बिल्कुल ही ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला BRPs का और सारा कुछ मूव हो जाएगा ऑनलाइन के ऊपर, तो शायद जो बर्डन है होम ऑफिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव वो थोड़ा कम हो जाए और चीज़ें तेज़ तेज़ होना शुरू हो जाए। उसके अलावा बिल्कुल E-वीज़ा के साथ अभी बड़ी सिचुएशन हुई है, लोगों के E-वीज़ा अकाउंट अभी तक नहीं खुले हुए। आई होप कि E-वीज़ा अकाउंट अनकरीब खुल जाए। ऑल राइट गाइज, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अब हमारा शो थोड़ा सा कम होगा, लेस देन एन आवर, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि अराउंड द 45 मिनट मार्क में, अगर स्पेशली अगर सारों के मैंने चैट्स के जवाब दे दिए तो वी फिनिश द शो। आई होप यू एंजॉयड टुडे, आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड अगेन लाइक आई से कि आई वुड बी हियर एवरी थर्सडे 6 to 7, प्लीज़ कम जॉइन अस, और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकी लोगों को भी बताएं सो दे कम जॉइन अस। उसके अलावा अगर आप उसके अलावा भी मुझे कोई इमिग्रेशन का अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, देन गेट इन टच विद मी एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। गाइस प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, इट्स क्वाइट कोल्ड नाउ, अपना प्लीज़ ख्याल रखें आप सारे, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट थर्सडे। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।